ठीक है। तो 487 से आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और कॉमनली हमें कहाँ मिल रहे होते हैं, ओपीडी में और हर जगह पे मिल रहे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ जो माइक्रो हमें यहाँ पे काम आएगी वो क्या आएगी। देखें, जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज है ना, जिनको हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव अहमद? क्योंकि वो स्टेन कर रहे होते हैं, अच्छा स्टेनिंग हमें मिल रही होती है उनके अंदर एक कोक्साए होते हैं या कोकाए होते हैं, जो भी प्रोनाउंस आप उसको करो। उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज आ जाते हैं, एक स्ट्रेप ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, सॉरी नॉट स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस बल्कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है एक, और एक है स्टेप ओरियस। दो तरह के हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं। ये स्ट्रांगली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अगर हम बोलें कि ट्रेडमार्क ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के तौर पे जाने जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा वाइड इन्फेक्शंस करा रहे होते हैं हमारे जो भी ह्यूमंस हैं उनके अंदर। दे रेंज फ्रॉम द स्किन इन्फेक्शन टू द नमूनिया टू द, इसके अलावा क्या करा रहे होते हैं, स्किन इन्फेक्शन करा रहे होते हैं, नमूनिया करा रहे होते हैं, जीआई के इन्फेक्शन करा रहे होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन करा रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो है वो इवन एक्सेस फॉर्मेशन और ये सब जो भी चीजें हैं ये करा रहे होते हैं, फूड पॉइजनिंग करा रहे होते हैं। इनकी वजह से ऑटो इम्यून रिएक्शन हो रहे होते हैं। ऑटो इम्यून जो हमारे जैसे रोमेटिक फीवर वगैरह हो गया वो हो रहा होता है। तो दीज टू ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स बेसिकली कौन सा, एक स्टेफ ऑरियस और दूसरा स्टेप्टोकोकस पायोजेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है वो ये दोनों करा रहे होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब ये क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव है, सही है। अब हमने जब हमारी स्किन की लेयर्स को डिस्कस किया था, दूसरी वो एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। क्यों आती है? देखें, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, हमने लेयर्स क्या पढ़ी थी, सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर सबकुटेनियस फेट होती है, देन क्या आ जाता है, फेशिया आ जाता है। हमने ये चीज पढ़ी थी। अब कुछ चीजें क्या होती हैं, कुछ इन्फेक्शंस क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं जस्ट जो हमारी क्या है सबकुटेनियस और एपिडर्मिस है उसको इन्वॉल्व कर रहे होता है। और कुछ किसको इन्वॉल्व कर रहे होते हैं अहमद? कुछ इन्वॉल्व कर रहे होते हैं हमारे डर्मिस को, और कुछ फिर क्या होते हैं और ज्यादा डीपर सबकुटेनियस फेट एंड देन अप टू फेशिया तक भी चले जाते हैं, फेशियल प्लेन्स में रन कर रहे होते हैं। तो अब ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी जानना इंपॉर्टेंट है, जितना डीप इन्फेक्शन होगा उतना डीप उसका स्प्रेड होगा, उतना फास्टली वो स्प्रेड करेगा, उतना वो सिस्टमिक सिम्टम्स दे रहा होगा, उतना ही वो सिवियर होगा। और अगर कोई ट्रीटमेंट हम देंगे सुपरफिशियल होगा तो हम क्या ट्रीटमेंट देंगे? टॉपिकल ट्रीटमेंट देंगे। अगर वैसे कोई डर्मिस तक इन्वॉल्व कर रहा होगा, इतना अभी नहीं सिवियर होगा, तो हम क्या देंगे उसको? ओरल देंगे, सिस्टमिक देंगे। और अगर हम देखेंगे कोई इतना सिवियर है जो कि प्लेन्स में फैल रहा है, तो सबसे पहले तो हम उसकी डेब्रीमेंट करके फिर आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे। तो दैट्स व्हाई नोइंग द ऑर्गेनिज्म and level of the infection is so important, and from here we will start our जो important diseases हैं, bacterial diseases, and the most of these are caused by what अहमद? Strep aureus और दूसरा कौन सा, Streptococcus pyogenes। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अब हम आते हैं दूसरी बात पे, which is what, कि हमारे पास आया है a 10-year-old boy जो कि एक स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, जाहिर सी बात है स्कूल में ही पढ़ता होगा। उसकी मदर उसको लेके आई है कि उसको जो है वो फेस के माउथ के अराउंड क्या हुआ था, उसको सबसे पहले एराइथ्रीमेटस रेश हुआ था। अब उसमें जो है वो छोटे छोटे क्या पस्क्यूल बनना स्टार्ट हो गए, और फिर जो है वो पस्क्यूल से जो एक्सुडेट निकल रहा है वो हनी कलर्ड क्रस्ट बन रहा है, ठीक है। और ये जो है वो मदर हिस्ट्री दे रही है कि क्या था, ये बहुत और बच्चों में भी था स्कूल में। तो माँ ये समझ रही है कि मोस्ट लाइकली इस बच्चे को उसी से हुआ है, ठीक है, पहली बात ये। और दूसरा क्या हो रहा है उसके पास, दूसरा उसके साथ ये इशू है कि आप लोग मुझे बताओगे, दिस चाइल्ड इज एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्या? मैं ऑप्शंस दे रहा हूं,
पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और जो है वो बर्जर डिजीज, और जो है वो क्या बोल रहे जिसको मिनिमल चेंज डिजीज, या फिर आईजीए नेफ्रोपैथी। ठीक है, सबसे पहले आप बताओगे कि इस बच्चे के अंदर डायग्नोसिस क्या है, और फिर आप लोग मुझे बताओगे कि इस बच्चे में क्या रिस्क है। अभी नहीं पूछ रहा, हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक और बच्चा था who was a 5 year old child who developed this infection। ठीक है, अब उसको आपने क्या दिया, इनिशियली मैनेज किया, एंड देन वो 5 दिन बाद दोबारा आपके पास आया है। इस बार बच्चे को पहले फीवर नहीं था, इस बार बहुत हाई ग्रेड फीवर है। ठीक है, बल्कि 3 साल का बच्चा, उसको ये इन्फेक्शन हुआ था। अब क्या है, उसको हाई ग्रेड फीवर है। जब आप उसकी स्किन देख रहे हो पूरी रेड हो रही है। ठीक है, और जब आप उसकी स्किन को ऐसे टच कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो तो वो पूरी उखड़ रही है, रिमूव हो रही है। ये दूसरा हमारे पास केस है, आप लोगों ने बताना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट केस जो हमने डिस्कस किया, विच इज द स्टेप ऑरियस या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन का इन्फेक्शन, जो कि नॉर्मली इन्वॉल्व कर रहा होता है किसको, अहमद, हमारी एपिडर्मिस को इन्वॉल्व कर रहा होता है। एंड अल्टीमेटली ड्यू टू दैट इंफ्लामेशन दिस कॉजेस का व्हाट, येलो कलर्ड एक्सुडेट, जिसको हम हनी क्रस्टिंग भी बोल रहे हैं। और ये ज्यादातर फेशियल एरियाज पे कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी फैल रहा होता है विथ कॉन्टेक्ट, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, इम्पेटाइगो या इम्पेटिगो। ठीक है भाई, और ये किस चीज की वजह से हो रहा है, दिस इज कॉज्ड बाय स्टेप ओरियस और स्टेप पायोजेंस। तो अगर आपको याद हो तो दिस चाइल्ड विल बी एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग व्हाट, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। समझ में आ गई भाई बात? सबसे पहली बात ये, अब इसके ट्रीटमेंट में आप लोग क्या दोगे? ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स जो कि स्ट्रॉन्ग ग्राम पॉजिटिव इफेक्ट दिखाती हो, जैसे कि फ्यूसिडिक एसिड क्रीम या म्यूपीरोसन, वो और ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बेक्ट्रोबान के नाम से हमारे पास ब्रांड नेम आ रहा होता है। ठीक है, आपने वही टॉपिकल देना है, पहली बात ये हो गई। अब दूसरा मैंने क्या बोला, देखें, जब जब दिस इम्पेटाइगो, जब जब हमारी जो स्किन होती है ना, उसकी नेजल केविटी में नॉर्मली स्किन पे क्या होती है, बहुत ज्यादा स्टेफ ऑरियस होती है। अब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनका इम्यून रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता, उनका रीनल फंक्शन इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब क्या हुआ, उनको सबसे पहले कोई भी प्राइमरीली इंफेक्शन हुआ, किसकी वजह से इंफेक्शन हुआ, ये क्या आ गया? ठीक है, उनको क्या हुआ, प्राइमरीली एक इंफेक्शन हुआ, किसकी वजह से रोमान, स्टेफ ओरियस की वजह से। अब स्टेफ ओरियस के पास एक एक्सोफोलिएटिव टॉक्सिन होता है, वो क्या कर रहा होता है, अल्टीमेटली पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू फैल रहा होता है। इसी बच्चे को जिसको पहले एम्पेटाइगो हुआ, इसी बच्चे को हो सकता है कोई इंफेक्शन ही नहीं हुआ, अभी बिल्कुल ही न्यू बॉर्न है। ठीक है, वो क्या होगा, या मे भी उसको क्या हुई थी, फेरेंजाइटिस हुई थी स्टेफ ओरियस की वजह से। अल्टीमेटली दैट स्टेफ इन्फेक्शन क्या करेगा, जब वो अपना एक्सोफोलिएटिव टॉक्सिन अहमद देना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा, वो एक्सोफोलिएटिव टॉक्सिन ब्लड में फैलना शुरू हो जाएगा। और पहले क्या हुआ था, वो प्राइमरीली इंफेक्शन में भी सोर थ्रोट, में भी लोकलाइज एप्सिस, में भी लोकलाइज फ्रंकल, में भी लोकलाइज इम्पेटाइगो। अब जब वो उस बैक्टीरिया ने क्या किया, अपना वो एक्सोफोलिएटिव टॉक्सिन ब्लड में देना स्टार्ट कर लिया, तो वाइड स्प्रेड उस पेशेंट के अंदर क्या होगी, वो टॉक्सिन पता है किसको इन्वॉल्व कर रहा होता है, डेस्मोगिलेन 1 को क्या कर रहा होता है, डैमेज कर रहा होता है। और याद करो डेस्मोगिलेन 1 कहाँ होती थी, उनको सब जो इपिथेलियल सेल्स थे, जो हमारे केराटिनोसाइट्स थे, और जो भी लेयर्स होती थी स्पेशली स्पाइनोजम में, ग्रेन्युलोजम में, क्या कर रहे होते थे, कनेक्ट कर रही होती थी। अब क्या होगा, वो सबको तोड़ देगा उस डेस्मोगिलेन को, एंड अल्टीमेटली बच्चे के अंदर हमें क्या मिल रहा होगा, देयर इज पॉजिटिव निकोल स्काई साइन। वो क्या चीज है,
निकोल स्काई साइन इज समथिंग कि जब आप क्या करो, बच्चे को ऐसे स्किन पे हाथ फेरो तो वो क्या पूरी स्किन ऐसे टिश्यू पेपर की तरह ना ऐसे ऐसे पूरी रिमूव हो रही है। तो हमें क्या मिल रहा होगा इस बच्चे के अंदर, ये पिछले बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हिस्ट्री एंड अलोंग विथ पूरी बॉडी की राइथीमा एंड हाउ यू विल मैनेज दिस चाइल्ड विथ मे बी विथ आईवी एंटीबायोटिक्स एंड आईवी हाइड्रेशन, और एक बर्न वाले पेशेंट की तरह मैनेजमेंट करोगे। क्यों? क्योंकि पूरी स्किन इन्वॉल्व हो गई है बच्चे की। तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात है उसमें फ्लूइड लॉस होगा, उसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम इसको बोलते हैं। समझ में आ गई? इम्पेटाइगो, देन सेकेंडरी एक्सोफोलिएटिव टॉक्सिन। अब ये जो स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम है, एक तो बच्चों में बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि उनमें जाहिर सी बात है इम्यूनिटी अहमद बहुत वीक है। बड़ों में भी ये कॉमन है, लेकिन एक रिस्क फैक्टर है, वो कहाँ पे कब होता है? कोई बताएगा? आप में से कोई बताए, रूम वालों में से? नो, नॉट फूड। यस कायनात, शाबाश। किसमें आपने किसमें बताया? नॉट एड्स, इन रीनल इनसफिशिएंसी पेशेंट्स। व्हाई? क्यों? क्योंकि वो जो टॉक्सिन बना रही है वो रीनल सेल्स एक्सक्रिएट ही नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से रीनल इनसफिशिएंसी वालों में भी ये कॉमन होता है। अब तो हमने क्या कर लिया, दो केसेस डिस्कस कर लिए, विच इज व्हाट, एक तो आ गया आपके पास जो कि इम्पेटाइगो है, दूसरा स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम है। इम्पेटाइगो कहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा था? एपिडर्मिस में। और स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम क्यों हो रहा था अहमद? हाँ ठीक है, एक मिनट सिर्फ मुझे एक ब्रेक दे दे, सिर्फ एक मिनट। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट, हमने दो डिजीजेस अभी डिस्कस कर ली। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मोर डीपर इन्फेक्शंस। अब हमारा नेक्स्ट जो इन्फेक्शन होता है, चलो लेट्स स्टार्ट इट विथ अ केस। एक हमारे पास क्या आया है, एक यंग एथलीट पेशेंट आया है who loves hiking and traveling towards the mountainous areas. ठीक है, he came in the OPD with a complaint of what? Red erythematous, painful, tender leg. On examination you are seeing कि एक रेडनेस का पूरा एक erythematous आपको पेच मिल रहा है, जो कि उसके फुट से लेके जा रहा है अप टू हिज काफ मसल्स तक। ठीक है, patient is also complaining what? Body aches and mild fever. On further history he is saying that he had and what, उसको क्या हो गया था, एक कील जो है वो पैर में लग गई थी अबाउट अ वीक अगो। उसने क्या किया था, उस वक्त वॉश वगैरह कर लिया था, एंटीसेप्टिक से साफ कर लिया था। तो व्हाट इज द मोस्टली डायग्नोसिस? पहला ये। अब एक और आपके पास सेम वही पेशेंट है, बट नाउ ही इज डायबिटिक and he is presenting is, आपको primarily complaint he is giving is, he is saying that he had the same history but now he is having pain out of proportion। जब आप उसकी एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, आपको ऐसे जब हाथ लगा रहे हो तो आपको ऐसे गैस के क्रिप्ट सुनाई दे रहे हैं, और आपको जो पहले रेड नजर आ रहा था वो पूरा नेक्रोटिक ब्लैक लाइक स्किन मिल रही है। सही है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अवर नेक्स्ट टू केसेस विच आर सेल्यूलाइटिस एंड नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस। अब सेल्यूलाइटिस के अंदर क्या हो रहा होता है कि जो हमारी स्किन की इन्वॉल्वमेंट है वो कहां तक जा रही होती है, अप टू द डर्मिस और सबकुटेनियस फेट तक। सेम वही इंफेक्शन है बट मोर सिवियर फॉर्म है। अब ये किन में हो रहा होता है? सेम वही स्ट्रेप पायोजेंस करा रही होती है, स्ट्रेप ऑरियस भी, बट लेस कॉमन कॉज है। और ये सेम वही हिस्ट्री होती है कि क्या हुआ था, कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई इंसेक्ट बाइट हुई थी, कोई भी जो है वो आईवी ड्रग यूजर था, उसके थ्रू इनोकुलेशन हुई है। अल्टीमेटली इट विल कॉज व्हाट? दिस इन्फेक्शन। और इसके अंदर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स अहमद क्या मिलेंगे कि एक राइथ्रीमेटस रेड पेज सा मिलेगा, लेकिन जब हम उसको पेज को देखेंगे वो क्या बहुत सारे एरिया को कवर कर रहा होगा, लेकिन उसके जो बॉर्डर्स होंगे वो बहुत क्लियर नहीं होंगे। और साथ में पेशेंट आपको क्या दे रहा होगा, पेशेंट विल बी गिविंग यू अ कंप्लेन ऑफ व्हाट? फीवर में भी।
और हाउ यू विल मैनेज दिस पेशेंट, यू विल मैनेज इफ दिस इज द माइल्ड केस, लाइक पेशेंट को इतना ज्यादा फीवर नहीं हो रहा, पेशेंट की जो है वो इतनी रेडनेस इतनी ज्यादा वास्ट नहीं है, नॉट रैपिडली प्रोग्रेसिंग, तो यू विल स्टार्ट विथ ओरल एंटीबायोटिक, सेफालेक्सिन वगैरह दे रहे होते हैं। और अगर उसको बहुत ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन है तो हम उसको क्या दे रहे होते हैं, सेफ्ट्राइजोन वगैरह, वेनको वगैरह दे रहे होते हैं। And if this infection, this cellulitis start involving कौन से वाले एरियाज, सबकुटेनियस जो हमारी फेट है और फेशिया को जब इन्वॉल्व करने लगते हैं, तो फेशियल प्लेन्स पे जब ये इन्वॉल्व करने लगते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, गैसियस फॉर्मेशन करने लगते हैं, इसमें मल्टीपल माइक्रोब्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसको फिर हम क्या बोल रहे होते हैं, दिस इज नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। और हमें ये कैसे पता चलती है, हम देखते हैं कि भाई एक तो बहुत जल्दी वो फैल रहा है, दूसरा क्या कि ये जब फेशियल प्लेन्स में जा रहा होता है, एक तो ये स्टेफ ऑरियस फायर इसकी वजह से भी हो रहा होता है, दूसरा इसको कौन कराता है किसी को पता है, परफ्रिंजेंस की वजह से भी हो रहा होता है, तो उनको क्या बोला जाता है, दीज आर द गेज फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो इस पेशेंट के अंदर हमें क्या मिलेगी, क्रेप्स लाइक वो हमें मिलेंगी, पूरा मटेरियल जो उसकी वो जो लेग होगी, नॉट मटेरियल, वो क्या होगी, नेक्रोटिक सी होगी। और इसके ट्रीटमेंट में आपको जरूर पता होना चाहिए कि क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम सर्जिकल डेब्रिमेंट करते हैं। क्यों, एसी प्लस, ठीक है। अब वो क्या है, ये इन दोनों का सेकेंडरी इंफेक्शन है बिटवीन द एम्पेटाइगो एंड सेल्यूलाइटिस। ये क्या कर रहा होता है, डर्मिस के थोड़े से हिस्से को इन्वॉल्व कर रहा होता है, और इसको हम कैसे रूल आउट करते हैं फ्रॉम द सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस हमने क्या पढ़ा था, डीप होगा, पूरी रेड एरिया होगी, वेल डिमार्केटेड नहीं होगी। लेकिन एराइसिप्लियास क्या होता है, एर्सिप्लियास एराइसिप्लियास जो भी आप लोग बोलो, वो क्या होती है, बहुत ही अच्छी वेल डिमार्केटेड रेडनेस होती है बस। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप जब पिक्चर देखोगे तो और ज्यादा बेहतर समझ आएंगे। आखिरी सिर्फ बात कि एब्सिस क्या चीज होती है, हाँ, कोई भी वॉल्ड ऑफ इंफेक्शन हो, अगर एक कैविटी में वो कलेक्ट हो जाए तो वो क्या बना रहा होता है, एक फ्लैक्चुलेंट सा मास बना रहा होता है, और उसके अंदर क्या फिल्ड होता है, पस होता है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, और एब्सिस बोल रहे होते हैं। एब्सिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, आईवी एंटीबायोटिक नहीं, सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं, उसको ड्रेन कर रहे होते हैं, फिर हम उसको क्या कर रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं। तो ये एब्सिस के अंदर जब भी आएगा तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे होते हैं, इंसीजन एंड ड्रेनेज कर रहे होते हैं। इतना समझ में आ गया, तो मैं अभी आपको कुछ जरूरी पिक्चर्स दिखा दूं, वो फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी चीज जो सारी। अब देखें, मैंने ऐसे बता दिए, आप लोग बोर हो रहे होंगे कि सर क्या बता रहे हैं, हमें कुछ इतना अच्छा समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि डर्मा का मसला यही होता है कि डर्मा पिक्चर्स से अच्छी समझ आती है। सबसे पहले देखें ए में क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे, जो सबसे पहले मल्टीपल जो पिक्चर्स हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एम्पेटाइगो। लेकिन फर्स्ट एड वालों ने क्या किया हुआ है, इतनी अच्छी जो है वो एम्पेटाइगो की पिक्चर नहीं दी हुई। ये वाले ये एरियाज को अगर आप क्लियरली देखें, इसके अंदर ये येलोइश सी करस्टिंग हो रही है। मैं आपको एक और पिक्चर तभी मैंने ऐड की थी। एम्पेटाइगो देखें दो फॉर्म्स में आता है, एक फॉर्म आता है स्ट्रेप पायोजेंस वाला, जो कि क्या करा रहा होता है, ये पस्ट्यूल्स बना रहा होता है। इम्पेटाइगो का एक मोर सिवियर फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं व्हाट, बुलस इम्पेटाइगो, और वो ज्यादातर किसकी वजह से होता है, स्टेफ ओरियस की वजह से होता है, अगर आप बहुत ही हाई याद रखना चाहो। एंड स्टेप टू टेस्ट दिस कॉन्सेप्ट इन अ वे कि जो पस्ट्यूलर एम्पेटाइगो है उस पे हम क्या दे रहे होते हैं, टॉपिकल, लेकिन जो बुलस है उसमें हम क्या दे रहे होते हैं, ओरल। ये आपको वैसे ही पता हो सकता है कि मेडिसिन में आप लोगों से पूछे, तो ये जरूर आपको। तो सेकंड क्या है, ये एक बहुत बड़ा बुलाए था बी में, देखें, दिस इज व्हाट, बुलस इम्पेटाइगो, बी में देखें, वही हमें क्रस्टिंग और सब चीजें नजर आ रही, ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये जो थर्ड पिक्चर है, कोई बताएगा मुझे, जो सी है, रोमान आप बताओ, शाबाश, क्यों, क्योंकि देखो ये लोकलाइज सी रेडनेस है, लेकिन इसके बॉर्डर्स देखें कितने वेल डिमार्केटेड बॉर्डर्स हैं, समझ में आ रहा है आपको। एंड द डी देखें आप, ज्यादातर सेल्यूलाइटिस लिम्स को इसी वजह से इन्वॉल्व करती है, क्यों, क्योंकि ज्यादातर आप देखते हैं इंसेक्ट बाइट,
ट्रॉमा, कोई चोट वगैरह लगी थी, कोई कील लगी थी, कोई पैर में कोई कांटा वगैरह लग गया था, तो ज्यादातर कहाँ लग रहे होते हैं, वो हाथों में या पैरों में। तो द मोस्ट कॉमन साइट्स फॉर सेल्यूलाइटिस आर ऑलवेज द फुट और हेड। और वहां पे देखो कितनी डिफ्यूज सी स्वेलिंग है कि हमें बॉर्डर इतना बेहतर समझ में नहीं आ रहा। आप बोलेंगे सर आपने मार्क तो कर लिया है, बेहतर समझ आ रहा है हमें तो। देखें, ये जो सिवियर रेडनेस है पहले तक है, फिर थोड़ी हल्की हल्की रेडनेस है यहाँ तक है, फिर भी और भी आगे रेडनेस है ये वाली यहाँ तक। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, द बॉर्डर्स आर नॉट दैट वेल डिमार्केटेड। समझ में आ गया। एंड अल्टीमेटली देखो, ये बहुत जब सिवियर हो जाता है तो एफ में देखो क्या हो रहा है, रोमान, अब समझ आ रही है चीजें कि वो कन्वर्ट हो रहा है फेशियल प्लेन्स में, एंड दिस इज कॉजिंग व्हाट, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। और उसमें देखिए हमें स्किन किस तरह से पूरी नेक्रोटिक मिल रही है। और अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो हमें क्या, ऐसे बबल्स जैसे गैस के नहीं होते, क्रैप्स की आवाजें सुनाई देंगी। और अल्टीमेटली दूसरा क्या होगा, इसके अंदर पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन मिल रहा होगा हमें। आ गई चीजें समझ, अब आ रही है। अब ये था किसके बारे में, इन इन्फेक्शंस के बारे में। अब अगर हम दूसरी पिक्चर्स को देखना चाहें जो इससे रिलेटेड है, वो ये है। सेकंड वाली आप लोग पिक्चर देखें। व्हाट इज दिस, कोई बताएगा जो लेग की पिक्चर है, काफ तक रेडनेस हो रही है। दिस इज लुक, इसमें भी हमें कोई वो मिल रहा है इतना अच्छा, दिस इज सेल्यूलाइटिस। ठीक है, समझ में आ गई। अब मुझे अहमद बताएगा कि जो थर्ड पिक्चर है छोटे बच्चे वाली, ये क्या है। स्टेफाइलोकोकस स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम, देखो वो पूरी स्किन कैसे लॉस हो रही है। ठीक है। अब देखो, जब हमने विजुअलाइजेशन की तो डर्मा इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, तभी मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा होता हूँ इस चीज पे। अब देखें आखिरी जो इससे नेक्स्ट पिक्चर है वो देखें, उसमें क्या हो रहा है। दिस इज वंस अगेन सिवियर फॉर्म ऑफ द नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। एंड कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर हम एम्पुटेशन की तरफ जा रहे होते हैं, इतनी सिवियर होती है। क्यों? क्योंकि दिस कैन कन्वर्ट इनटू व्हाट, सेप्सिस, एंड लाइफ थ्रेटनिंग सेप्सिस। ठीक है। अब उस पिक्चर को छोड़ दो, आगे आओ, बिल्कुल आगे एक छोटा बच्चा है, उसके नोज की देखो। ये दिस इज द टिपिकल पिक्चर जो आपके एग्जाम्स में ज्यादातर आ रही होती है। दिस हनी कलर्ड, जो उसको इन्फेक्शन हो रहा है, जो पस्ट्यूल हो रहा है, दिस इज व्हाट, एम्पेटाइगो। ठीक है भाई, अब समझ में आ गया। चले, शुक्र है। आप जूम वालों को भी सबको समझ में आ गया। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे वायरल इन्फेक्शंस की तरफ। अब सब लिखना छोड़ें, अपनी बुक बंद करें और यहाँ देखें। देखें, हमारे पास एक वायरसेस की फैमिली आती है जिनको क्या बोलते हैं, ह्यूमन हर्पीज वायरसेस। और ये तकरीबन 7 से 8 इनकी टाइप्स होती हैं जो डिफरेंट तरह के क्या करा रही होती हैं, इन्फेक्शंस करा रही होती हैं। उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ह्यूमन हर्पीज 1 एंड 2 आती है, जो कि आज हमारे काम की है। वो क्या बना रही होती है, कोल्ड सोर करा रही होती है, और क्या वेजिकुलर रेश जेनाइटल जो क्या वेजिकल्स करा रही होती है। फिर दूसरी एक है ह्यूमन हर्पीज वायरस 3, जिसको हम कॉमनली क्या बोल रहे होते हैं, वेरेसेला जोस्टर वायरस, जो कि क्या करा रही होती है, चिकन पॉक्स। और बड़ों में रीएक्टिवेशन जब होती है तो उसकी शिकल्स। इसका एक और टाइप है जो कि हम डर्मा में पढ़ेंगे, विच इज ह्यूमन हर्पीज 8 वायरस, जो कि इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट में क्या करा रहा होता है, एचआईवी पेशेंट्स के अंदर एक ट्यूमर करा रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं कपोसी सार्कोमा, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। ठीक है, पहली बात तो ये। तो हमने क्या सीखा कि देयर इज अ फैमिली ऑफ वायरसेस व्हिच कॉजेज वास्ट वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस। और ये टेस्ट कैसे होती है, इनका एक स्मेयर होता था पुराने दौर में, अब विच इज लाइक, अब उसको क्या कर रहे होते हैं, पीसीआर और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। लेकिन वो जो स्मेयर है वो अभी भी टेस्ट होता है, विच इज नोन एज टेजेंक या जेंक स्मेयर। और दूसरा इसको डायग्नोज करने का क्या तरीका है कि जहां पे भी इसके वेजिकल हैं वहां से आप क्या लो, सैंपल लेके उसकी पीसीआर कराओ, उसकी वेजिकल के फ्लूइड की। अब हाउ डज दीज 3 जो हमने डिजीजेस पढ़ी, विच इज ह्यूमन हर्पीज वायरस 1,
2 and 3 प्रेजेंट इज अ कंसर्न ऑफ अवर टॉपिक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारा वही कंसर्न है। सही है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, विच इज अबाउट ह्यूमन हर्पीज वायरस 1, जो कि नॉर्मली कहाँ से हो रहा होता है, थ्रू जो भी ओरल सीक्रेशंस है उसके कॉन्टेक्ट से। ठीक है। और जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो रहा होता है। और ये क्या करा रही होती है, सिंपली वेजिकल्स करा रही होती है जहां पे भी उसका फ्लूइड का कांटेक्ट होता है। सही है, पहली बात तो ये। अब ज्यादातर कॉमन स्पेसिस इसकी कहाँ है, फेस के अराउंड है ह्यूमन हर्पीज वायरस 1 की। और जो ह्यूमन हर्पीज वायरस 2 है वो ज्यादातर कहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा होता है, इट लव्स जेनाइटल मिकोजा। तो वो कहां पे इंफेक्शन होता है, दिस इज एन एसटीडी इंफेक्शन, व्हाट ह्यूमन हर्पीज वायरस 2। और जो क्या करा रहा होता है, वो जेनाइटल वेजिकल्स करा रहा होता है। ठीक है अहमद, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन इसकी जो ज्यादातर टेस्टेड कॉन्सेप्ट है ना, वो एक आ रहा होता है हमारे पास। वो क्या आ रहा होता है रोमान, एक हमारे पास पेशेंट आया है हु इज डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। सही है। अब वो बोल रहा है ही इज हैविंग व्हाट, फ्रॉम 4 to 5 days he is having a pustular या वेजिकुलर रेस ऑन हिज फिंगर्स। ठीक है। और वो बोल रहा है कि मैं नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, अभी 3 दिनों से नहीं कर रहा। हुआ क्या था कि पहले मुझे उंगली पे बर्निंग सा पेन महसूस होता था, फिर 2-3 दिन बाद ये छोटे छोटे वेजिकल्स नजर आ गए। जब आपने इनका क्या किया, फर्स्ट कलेक्शन करके स्मेयर कराया, तो एच ह्यूमन हर्पीज वायरस 1 आपको स्मेयर में मिल रही है। तो व्हाट इज दिस। हाँ, हाथ पे कैसे, दिस इज नोन एज हर्पेटिक विंसलो या विस्लो। और ये मोस्ट कॉमनली किन में हो रहा होता है, इन हेल्थ केयर वर्कर्स में। जबकि एक पेशेंट था जिसको फेस पे कहीं भी क्या थी, हर्पीस थी, या फिर उसकी ओरल की सिक्रेशंस में हर्पीस थी। और ही इज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। और वो क्या कर रहा था, जब उसका डेंटल ट्रीटमेंट कर रहा था तो उन्होंने क्या कर लिया, इनोकुलेट कर लिया और उसको इन्फेक्शन हुआ। एक तो ये टेस्ट हो रहा होता है। ठीक है। दूसरा कब हो रहा होता है कि एक पेशेंट आपके पास आ रही है जो कि इसका हर्पीस का पेन किस तरह से होता है, वो बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। वो किस तरह से होता है हर्पीस का पेन, इन अ सेंस कि वो एक बर्निंग सा पेन होता है। एंड इट स्टार्ट बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, इवन डेवलपमेंट ऑफ द रेश। और बाद में रेश आ रहा होता है। और इन दोनों के ट्रीटमेंट में हम क्या दे रहे होते हैं, HSV1 में भी 2 में भी क्या दे रहे होते हैं, एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर या फेमिसाइक्लोविर दे रहे होते हैं। ठीक है। यही है वो एसटीडी है जो कि जेनाइटल अल्सर्स करा रहा है, मुंह पे क्या करा रहा होता है, कोल्ड सोर करा रहा होता है। और हर्पेटिक विंस्लो क्या कॉन्सेप्ट है कि एक हेल्थ केयर वर्कर है, उसको हाथ पे हो गया दिस हर्पीज इन्फेक्शन, विच मे बी ड्यू टू द इनोकुलेशन ऑफ व्हाट, फेशियल जो सिक्रेशंस थी वहां से। ठीक है। अब आपके पास आता है ह्यूमन हर्पीज वायरस 3, विच कॉजेज, जो प्राइमरीली इंफेक्शन है वो क्या करा रहा होता है, चिकन पॉक्स करा रहा होता है। हमारे पास एक बच्चा आया है हु इज अ लाइक 10 year old, प्रेजेंटिंग विद व्हाट, रेशेस। और वो रेश हमें किस तरह से नजर आ रहे हैं, ये बात याद रखनी है, इन 2 to 3 phases, फ्रॉम व्हाट, मेक्यूलर टू पस्ट्यूलर टू द ड्राइड वेसिकल्स भी आ रहे हैं, और ड्राइड क्रस्ट स्कारिंग भी नजर आ रही है। दिस इज वेरी वेरी टिपिकल फॉर व्हाट, चिकन पॉक्स इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वारिसेला जोस्टर वायरस। क्या क्या आ रहा था अहमद, पेप्यूल्स, मेक्यूल्स, पस्ट्यूल्स, वेसिकल्स एंड ड्राइड क्रस्ट। एक ही जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ हमें क्या नजर आ रहे होते हैं, लीजन्स नजर आ रहे होते हैं। दिस इज वेरी वेरी टिपिकल फॉर व्हाट, वारिसेला जोस्टर वायरस की चिकन पॉक्स जो करा रही होती है। और मीजल्स क्या करा रही होती है, मैक्यूलोपेपुलर रेश। ठीक है। अब पिरामिडली तो उसको इन्फेक्शन हो गया, वो हमने सीख लिया भाई, उसको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, थ्रू वैक्सीनेशन। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि वो प्राइमरीली इन्फेक्शन हमारे डोर्सल रूट गेंगलियन पे जाके क्या कर रहा होता है, लाई कर रहा होता है, वहां पे जाके क्या हो जाता है, एम्बेड हो जाता है, या फिर वहां पे जाके जमा होता है। डोर्सल रूट गेंगलियन क्या चीज है,
हाँ, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उसके पीछे एक क्या होता है, गेंग्लियोनिक सेल्स की कलेक्शन होती है, जो कि क्या दे रही होती है, डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन दे रही होती है हर जगह को। वो जो हम नहीं पढ़ते हैं डर्माटोम L1 L2 L3 पे क्या है, जिसे हम याद करते थे T10 पे कौन सा डर्माटोम होता था, अम्लाइकस होता था, मिसाल के तौर पे, एक ही याद है मुझे भी। सही है। तो इससे हमने क्या सीखा, देखें, जो डर्माटोम्स होते हैं ना, उनके जाके सेंसरी गेंग्लियॉन्स पे जाके वर्सेला जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन क्या कर जाता है, स्टे कर रहा होता है। ठीक है। अब क्या हुआ, लेटर ऑन लाइफ दिस पेशेंट डेवलप व्हाट, कोई भी स्ट्रेस हुई, फॉर सपोज कोई सिवियर इन्फेक्शन हुआ, मे बी ओल्ड एज हुआ, मे बी इम्यूनो कम्प्रोमाइज कोई इन्फेक्शन हुआ, तो अल्टीमेटली इस जो गेंग्लियोनिक सेल्स में बैक्टीरिया रह रही थी, वो क्या होती है, रीएक्टिवेट होती है, और वो क्या करा रही होती है, एक इन्फेक्शन करा रही होती है, विच इज द रीएक्टिवेशन ऑफ दिस वारेसिला जोस्टर वायरस, जिसको हम क्या बोलते हैं अहमद, शिगिल्स बोल रहे होते हैं या शिंगल्स बोल रहे होते हैं। और हाउ डज इट प्रेजेंट, पेन, वाह नाइस। और बोलो आप रेश, शाबाश। How you will diagnose Shigells is patient will have a burning like sensation preceding even before the vesicular rash, पहली बात। दूसरा, अगर आप इसको देखोगे, जो शिगिल्स का रेश होगा, वो टिपिकल डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा होगा। कैसे, क्यों, क्योंकि वो एक उस गेंगलियन में लाया कर रहा है ना। और तीसरा, दिस रेश विल बी यूनिलेटरल, क्यों, क्योंकि वो तो एक तरफ का गेंगलियन था ना, दूसरी तरफ का तो नहीं था। समझ में आ गई, जो मिड लाइन को क्रॉस ना करे, बर्निंग लाइक पेन हो, और सिंगल डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, दिस इज वेरी वेरी टिपिकल फॉर शिगिल्स, विच इज द रीएक्टिवेशन ऑफ व्हाट, varicella zoster वायरस। आप लोग आज बहुत गुम ड्राई लगे पड़े हो। ठीक है, विच इज द एक्टिवेशन ऑफ व्हाट, varicella zoster वायरस। और इसके अंदर हम क्या दे रहे होते हैं, वही एसाइक्लोविर एंड फेमिसाइक्लोविर, कोई भी दे रहे हो। इसका एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है, किसी ने अगर न्यूरो में पढ़ा हो तो, हमारे पास बाद में पेशेंट आ रहे होते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये रेस हुआ था, मुंह पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। अब उसको क्या हो रही है, बहुत, नहीं आए तो नहीं, नॉट सेंसरी लॉस नहीं, ये जूम वाले आज बहुत अच्छे से सुन रहे हैं लेक्चर आप लोग। हाँ, अगर वो क्या हो रहा है, हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मेटिकस, मैं ये बोल रहा हूँ कि रेश तो हुआ, फिर ठीक हो गया, लेकिन एक इन्फेक्शन वो रह जाता है, साइड इफेक्ट कोई बताए, नॉट, नो, इचिंग नहीं, नहीं, पैरालिसिस भी नहीं होगा। दिस इज नोन एज, द पेशेंट विल हैव, रेश वाली जगह पे क्या होगा रुमान, पेशेंट विल प्रेजेंट विथ बर्निंग पेन विच विल लास्ट अप टू मंथ्स, चल रहा होता है, अप टू 6 to 8 months चल रहा होता है, और उसको हम बोल रहे होते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया। उसी डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन में पेशेंट को क्या हो रहा होता है, बर्निंग पेन हो रहा होता है, उसको जो है वो इंक्रीज सेंसेशन हो रही होती है उस डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड एसाइक्लोविर इज प्रूव टू बी कि वो क्या करती है, इस कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करती है। जितना जल्दी आप उस पेशेंट को क्या दोगे, एसाइक्लोविर दोगे, कि उसको जब ये हर्पीस का इन्फेक्शन हुआ था। और अब हमने पढ़ लिया पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया, तो उसको हम ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, कार्बामेज़ेपिन, गाबापेंटिन वगैरह देते हैं, न्यूरोमोड्यूलेंट ड्रग दे रहे होते हैं। इन अल्टीमेटली 6 to 8 months के बाद ये डिक्रीज होना शुरू होता है। ये वैसे ही आपको बहुत अच्छी, बहुत हाई टॉपिक है ये, हर्पीस में बहुत पूछी जाती है, न्यूरो से रिलेटेड है। बट अब आपके पास एक छोटा सा बच्चा आया है, हु इज हैविंग, उसकी बर्थ हुई है, आफ्टर द बर्थ ही इज हैविंग व्हाट, छोटे से फ्लैश कलर्ड पेप्यूल ऑन द फेस। और आप जब उस पेप्यूल को गौर से देख रहे हो, दे आर लाइक लेस देन 1 सेंटीमीटर, और उसके अंदर सेंट्रल अम्लाइकेशंस हो रही हैं। एंड द पेरेंट्स आर आस्किंग फॉर द प्रोग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज, कि क्या करें, कोई बताएगा ये क्या हो सकता है। तो भाई देखें, इस्माइल ने हमें बताया, दिस इज व्हाट
मोलस्कम कंटाजियोजम, दिस इज एन वायरल इन्फेक्शन जो कि एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करता है और क्या करता है, एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया की वजह से। इसका एक ये बज वर्ड याद कर लो कि इतना ही याद रखना है कि दिस कॉजेज व्हाट, स्मॉल अम्बलाइकेटेड फ्लैश कलर्ड पेप्यूल, पेप्यूल with what, सेंट्रल डिम्पलिंग या सेंट्रल एम्बलाइकेशन। एंड द प्रोग्नोसिस इज, ये ज्यादातर कुछ महीनों के अंदर खुद ही क्लियर हो जाता है। एंड इफ डज नॉट क्लियर तो हम उसको क्या करते हैं, क्रायोथेरेपी के थ्रू रिमूव कर लेते हैं। ये बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन पाया जाता है, क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अभी इवॉल्व कर रहा है, या फिर ये थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट या फिजिकल कॉन्टेक्ट से भी क्या कर रहा होता है, फैल रहा होता है। ठीक है भाई। अब हम आज का नहीं, इस टॉपिक, इस पेज का आखिरी एक डिस्कस करेंगे, विच इज हमारे पास एक पेशेंट आता है ओरल लीजन के साथ, स्पेशली ऑन द टंग। उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, इस टॉपिक को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, देखे, हमारे पास एक 40 ईयर ओल्ड पेशेंट आया है, हु इज हैविंग, क्या बोल रहा है वो, कि उसको जो है वो टंग पे क्या हो रहा है, एक मास सा बन रहा है, एक अजीब सी क्या खुरदरी सी एलिवेशन बन रही है ऑन द लेटर बॉर्डर ऑफ द टंग, लेटरल बॉर्डर। जब आपने एग्जामिनेशन किया तो आपको क्या नजर आ रहा है, एक हाइपर प्लास्टिक हाइपरप्लेजिया वॉर्टी सा क्या हो रहा है, पूरी लेटरल टंग को इन्वॉल्व कर रहा है एक लीजन। और जब आप उसको स्क्रैप आउट करना चाह रहे हो तो वो स्क्रैप आउट भी नहीं हो रहा। And patient is having a history of what? No, HIV. And the most likely cause of this tongue lesion is, अब आपसे ऐसे सवाल पूछा जाता है, HPV, HPV, शाबाश। और आप कपोसी बोल रहे हो, शाबाश, कुछ सीख लो न्यू स्टूडेंट पे। दिस इज द डायरेक्ट इन्फेक्शन of the Epstein-Barr virus on the what, mucosa of the mouth, especially lateral surface of the tongue। ये क्यों हो रहा होता है कि देखो, नॉर्मली जो एप्स्टेन बार वायरस है हमारे अंदर क्या करा रही होती है, फेरेंजाइटिस करा रही होती है, जो हमें याद हो, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करा रही होती है। एंड अल्टीमेटली वो कहाँ पे रिजाइड कर रही थी, जैसे वो डोर्सल रूट गैंग्लियन में कर रही होती है, ये कहां पे रिजाइड कर रही होती है, इनटू द टी लिम्फोसाइट। अब जब पेशेंट क्या होगा, इम्यूनो कंप्रोमाइज होगा, स्पेशली इन एचआईवी पेशेंट, अब इसके अंदर क्या होगा, द रीएक्टिवेशन ऑफ दैट ईबीवी वायरस। जिस तरह दूसरे वायरस, दूसरे बैक्टीरिया की रीएक्टिवेशन होती है, तो दिस ईबीवी स्टार्ट अफेक्टिंग द म्यूकोजल सर्फेसेस, स्पेशली द लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग। और उस म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट की वजह से अहमद क्या होगा, वहां पे हाइपरप्लेजिया होगी, और दिस लीजन जो कि स्क्रैप आउट नहीं होगा, दिस इज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द ईबीवी वायरस ऑन द म्यूकोसा ऑफ द टंग। समझ में आ गई बात? और उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। अगर ये स्क्रैप आउट हो जाता तो ये क्या था, ओरल थ्रश था। और वो किस में हो रहा होता है, वाइट सा पेची मास होता है, लेकिन वो लेटरल बॉर्डर्स पे कम होता है, वो आगे ही होता है। और हमें क्या, वो ज्यादातर डायबिटिक्स के अंदर नजर आ रहा होता है, पेशेंट ऑन इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वाले में, या पेशेंट जिनकी ओरल हाइजीन इतनी अच्छी नहीं होती, उनके अंदर हो रहा होता है। और दैट मास वी कैन लाइक स्क्रैप आउट, वो जो व्हाइट स्पेस होता है पेशेंट का। समझ में आ गई ये बात? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेज, जिसके अंदर हमने हर्पीज के बारे में पढ़ा, मोलस्कम के बारे में पढ़ा, और एप्स्टेन बार वायरस के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आप लोग इसको रीड दे दो। अच्छा, उससे पहले मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूं, ये क्या है, आप में से कोई मुझे बताएगा, जूम वालों में से। ये जो एक पेशेंट है जिसकी चेस्ट पे कोई रैश सा हो रहा है, वो देखो, जूम वालों में से मुझे कोई बताया, ये व्हाट इज दिस रैश? जल्दी से बताएं, कोई भी नहीं बता रहा। यस, शाबाश, दिस इज शिगेस। अच्छा, कैंडिडा मुबशिर, अच्छा आपने शायद पहले बताया होगा।
जी, ये शिगिल्स है। हमें कैसे पता चला? अब आप स्पेसिफिकली इसको देखो। दिस इज द रीएक्टिवेशन ऑफ व्हाट? वारेसेला जोस्टर वायरस। अहमद, नींद से निकलो। और ये क्या है? अगर आप इसको गौर से देखो कि एक डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, और ये देखो, ये पेशेंट की मिड लाइन है, उसको भी क्रॉस नहीं कर रहा। और ये पेन किस तरह से होता है? बर्निंग लाइक पेन होता है। ठीक है। अब अगर हम दूसरी पिक्चर पे आए, तो दूसरी पिक्चर में हमें क्या नजर आ रहा है? ये वाला, ये क्या है, कोई बताएगा? ये एक और बीमारी से भी मैच कर रहा है ना थोड़ा सा, जो वो है, मोलस्कम है ये। दिस इज ओरल हर्पीज। ये देखें, ये वाली वेसिकल्स बन रही है। इम्पेटाइगो में इस तरह से वेसिकल्स नहीं बन रही होती। इम्पेटाइगो इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन। ठीक है भाई। नहीं नहीं, आप मोलस्कम कंटाज, हाँ ये वाला। दिस इज व्हाट? ह्यूमन हर्पीज वायरस वन इन्फेक्शन। नो, देखो, हनी क्रस्ट लाजमी नहीं है कि सिर्फ इम्पेटाइगो में ही हो। यहाँ पे देखो, वेजिकल्स तो फॉर्म हो रही है ना, और पेशेंट क्या बोलेगा? इम्पेटाइगो में बर्निंग पेन नहीं होता। मैंने बर्निंग पेन इतना जोर दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब एक और पिक्चर देख लो जो, तो अगर ये पिक्चर कोई देखे, मुझे बताए कि ये क्या हो रहा है। नाम ही लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट? हर्पेटिक विटलो। नॉट विंस्लो, दिस इज विटलो। ठीक है। अगर आपको नाम याद नहीं रहता, खैर है, याद इतना तो रहेगा ना कि विट कुछ था। ठीक है, ये देख ले। ये ये सारी पिक्चर्स वही है। सही है। इवन दिस। सही है। ये मैं पिक्चर्स क्यों आपको दिखा रहा हूं? ताकि आपको जो है वो आसानी हो जाए, जब भी आपको इस तरह का कोई सिनेरियो आए तो वो बहुत आसान हो जाए। एंड व्हाट इज दिस? जो छोटा बच्चा है, उसके उस पे पेप्यूल्स और इस तरह से बन रहा है। अब हम इसको जब जूम आउट करते हैं, देखें गौर से, ये क्या हो रहा है, देखें। एक, हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा? अम्लाइकेटेड, सेंट्रल अम्लाइकेटेड पेप्यूल, फ्लैश कलर्ड पेप्यूल, मतलब जो उसका खुद का कलर है वो कलर का हो रहा है, और विथ सेंट्रल अम्लाइकेशन। देखें, इसके बिल्कुल सेंटर में आपको क्या मिल रहा है? डिम्पलिंग मिल रही है, दिस, या फिर दिस। ये क्या है? दिस इज व्हाट? मोलस्कम कंटाजियोसा। ठीक है। अब देखें, पिक्चर्स से चीजें बहुत आसान हो जाती है। और अगर हम मूव करें, हमारी जो बुक में पिक्चर्स दी हुई है, मेरे ख्याल से वो कहाँ चली गई? ये वाली। तो वंस अगेन अवर बुक इज गिविंग दीज पिक्चर्स, जिसमें हमें वो क्या दिखाना चाह रहा है? दिस इज व्हाट? एच में क्या है? हर्पेटिक विटलो है। दिस इज मोलस्कम कंटाजियोसम। और ये क्या जो पेच बना हुआ है ऑन द लेटरल टंग, वो क्या बना हुआ है? दिस इज व्हाट? हेरी ल्यूकोप्लेकिया। सही है। ये समझ में आ गया, आई होप आप सब लोगों को। ओके, सो लेट्स मूव टू द फंगल इन्फेक्शंस, जो कि किसको इन्वॉल्व कर रहे होते हैं? फंगल इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पे हो रहे होते हैं? फ्रॉम द meningitis टू द ओरल इन्फेक्शंस टू द वेजाइनल इन्फेक्शंस, इवन जीआई इन्फेक्शंस से लेके फंजाई हर जगह पे इन्वॉल्व हो रही होती है। और हमने ये बात जरूर सीखी है कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। ज्यादातर जो डीप फंगल इन्फेक्शन, जिसमें जाहिर सी बात है ईसोफेजाइटिस है, या फिर इवन ओरल इन्फेक्शन भी, मेनिंजाइटिस भी, किस में हो रही होती है ज्यादातर? इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, डायबिटिक होते हैं, एल्डरली होते हैं। लेकिन देयर इज वन फॉर्म ऑफ पेशेंट, वन फॉर्म ऑफ फंगल इन्फेक्शन जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है इन दी, क्या, जो कॉमन पॉपुलेशन है उनके अंदर, विच आर कुटेनियस फंगल इन्फेक्शंस, या उनको हम क्या बोलते हैं? कुटेनियस माइकोसिस भी बोले जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज दी पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड दीज कुटेनियस माइकोसिस। अहमद, हो क्या रहा होता है कि देर आर लाइक 2 to 3 वेराइटीज, जिसमें कौन कौन सी आती है? एक ट्राइकोफाइटोम आती है, और दूसरी कौन सी आती है? डर्मेटोफाइटोम वगैरह आती है। और इफ आई एम लाइक, याद नहीं आ रहा मुझे नाम, एक, हाँ, ट्राइकोफाइटोम है और माइक्रोस्पोरियम है। ज्यादातर ये 2-3 वेराइटीज हैं जो कि क्या करा रही होती हैं? फंगल इन्फेक्शंस करा रही होती हैं। बट हाउ? देखो, फंगल जो इन्फेक्शंस है ना, जो कुटेनियस फंगल इन्फेक्शंस हैं, वो ज्यादातर किसको इन्वॉल्व कर रहे होते हैं? वो
स्किन के एपिडर्मल लेयर को, एंड स्पेशली कौन सी, जो सबसे पहली वाली लेयर थी स्ट्रेटम कॉर्नियम को इन्वॉल्व कर रहा है। वाई? बिकॉज द फंजाई लव्स केराटिन। और हो क्या रहा होता है कि ये क्या करते हैं, जब किसी भी स्किन पे आते हैं तो स्ट्रेटियम कॉर्नियम में से क्या करते हैं, केराटिन की लाइसिस करा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या, वहां पे पूरा एक स्केलिंग हो रही होती है, रेडनेस हो रही होती है, एंड सेकेंडरी इंफ्लामेशन की वजह से एक स्केल बन रहा होता है। एंड हाउ डज अ टिपिकल फंगल लीजन लुक लाइक? कैसे होता है? सबसे पहले क्या होगा, राउंड सा वेल डिमार्केटेड लीजन होगा। उसके बॉर्डर्स क्या होंगे, एलिवेटेड होंगे। सेंट्रल क्या होगी, उसकी क्लियरिंग होगी। और थोड़ा सा अगर क्रोनिक है तो मे भी हमें क्या मिल रहा होगा, स्केलिंग मिल रही होगी। तो इस राउंड होने की वजह से भी इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इनको कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे होते हैं, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब मैं आपको बता दूं, देखो हमारी कम्युनिटी में ये फंगल इन्फेक्शन बहुत प्रिवेलेंट है। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान इज ऑफ कोर्स, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत डेंस है। और ये कैसे फैल रहा होता है, देखो ये सेल्फ हाइजीन अच्छी ना होने की वजह से फैल रहा होता है। ये डिफरेंट, अगर एक ही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं घर वाले, उसकी वजह से फैल रहा होता है। बेडिंग वगैरह और ये सब शेयर करने से हो रहा होता है। डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट से हो रहा होता है। और दिस फंजाई लव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। तो आप खुद सोच लो कि व्हाई दिस इज प्रिवेलेंट इन अवर पॉपुलेशन। और दूसरा क्या होता है, इसकी जो मेजर कंप्लेन पेशेंट कर रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, मेजर कंप्लेन पेशेंट की क्या होती है, रेश भी नहीं होता, वो इतना सा रेश होता है उसको छोड़ देते हैं, द इचिंग। बहुत ज्यादा पेशेंट को क्या हो रही होती है, उसके अंदर प्यूराइटिस हो रही होती है इन सारे टीनियाज वाले इंफेक्शंस में। और फिर हम इनको क्या करते हैं, इनकी जर्नलाइज अप्रोच अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि हाउ यू विल ट्रीट देम। देखो, अब मोटा मोटा याद कर लो। देखो, इफ अ पेशेंट इज हैविंग अ रिंग वॉर्म इन्फेक्शन मे बी ऑन द बॉडी मे बी ऑन द ग्रोइन, उसको आपने कैसे अप्रोच करना है? आप क्या करोगे, अगर वो सिंगल लीजन है, लेस देन 5 सेंटीमीटर है, पहली बार हुआ है, तो यू विल गिव हिम व्हाट, ट्रॉपिकल एंटी फंगल थेरेपी। उसमें एक मशहूर जमाना है हमारे पास, सबसे अच्छा है वो टर्बिनाफिन क्रीम, या फिर क्लोट्राइमेडोल भी दे सकते हो आप, सिंपल। और अगर वो इन्फेक्शन क्या मल्टीपल रिंग्स बन गई हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट क्या हो रहा है, तंग हो रहा है, तो आप उसको क्या दोगे, ओरल एंटी फंगल थेरेपी दे रहे होंगे उस पेशेंट को। और उसके अंदर भी क्या दे रहे होते हो, ओरल आइट्राकोनाजोल, ओरल फ्लूकोनाजोल जो वीकली दे रहे होते हैं, या टर्बिनाफिन डेली दे रहे होते हैं। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट दे दे, मैं माइक चेंज कर दूं। ये बंद कर। ठीक है, तो हम एक जनरल अप्रोच के बारे में पढ़ रहे हैं। ओरल टर्बिनाफिन सेम वही, आइट्राकोनाजोल या फिर फ्लूकोनाजोल दे रहे होते हैं ओरल, जब मल्टीपल लीजन्स हो। दो चीजें आती हैं जहां पे ट्रॉपिकल थेरेपी काम नहीं करती। कब काम नहीं करती? जब एक ये स्कैल्प पे इन्वॉल्व कर रहा हो, वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस आपने याद रखनी है, इज व्हाट, ओरल ग्राइसोफ्लूविन। ये 4th ईयर में इतना बीसीक्यू आता है। What? Oral glycofluin when this fungal infection is involving scalp. और अगर वो नेल्स को इन्वॉल्व कर रहा है तो वहां पे क्या यूज होती है, नेल्स में जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल थेरेपी नहीं जा पाती, तो उसमें हम क्या दे रहे होते हैं, ओरल टर्बिनाफिन दे रहे होते हैं। पहली बात, मैं इतना मेडिसिन पे क्यों गौर कर रहा हूं, बिकॉज दीज डिजीजेज आर वेरी वेरी सिंपलर। हाउ? इनको हमने क्या किया हुआ है, इनकी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, दिस इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड, जब आप हाउस जॉब कर रहे होंगे जेपीएमसी में, तो आप देखोगे किसी में भी हम फंगल लीजन इन्वॉल्व देखते हैं कि फंगल लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसकी स्क्रैपिंग करते हैं उसके लीजन की, और पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड पे उसको देख रहे होते हैं। और अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा होता है, उस स्क्रैपिंग पे फंगल हाइफाई नजर आ रहे होते हैं, हाइफी हाइफाई जो भी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। एंड यू स्टार्ट ट्रीटिंग विथ मे बी विथ ओरल मे बी विथ टॉपिकल, सिंपल।
समझ में आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द लोकेशन इन इन्फेक्शंस को हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं और उनकी फिर अलग अलग क्या हो रही होती है, एक इटियोलॉजी है या पॉपुलेशन है। हाउ, अगर ये फंगल इन्फेक्शन इन्वॉल्व कर रहे होते हैं स्कैल्प को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टीनिया कैपिटिस। और वो कैसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं, विथ अ लोकलाइज पेच ऑफ हेयर लॉस एंड इचिंग। और ये ज्यादातर किसको कॉमनली इन्वॉल्व कर रही होती है, स्कूल गोइंग बच्चों को। ठीक है, और हमने ट्रीटमेंट इसमें क्या पढ़ा था अहमद, ग्रास ऑफ ल्यूमेन। ठीक है, और अगर ये बॉडी को इन्वॉल्व कर रही है तो हम क्या उसको बोल रहे होते हैं, ये रिंग वॉर्म इन्फेक्शन बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा होता है तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम बोल रहे होते हैं टीनिया कॉर्पोरिस। सही है, बॉडी पे कहीं भी हो सकता है, सेम लीजन, सेम प्रेजेंटेशन, सेम ट्रीटमेंट। और अगर वो ग्रोइन एरियाज को कर रहा होता है इन्वॉल्व, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉक इच या टीनिया, जॉक इच या फिर टीनिया क्यूरिस बोल रहे होते हैं, अगर वो इंग्वाइनल रीजन को इन्वॉल्व कर रहा होता है। और ये किस में कॉमन होता है, वो पेशेंट्स जो बहुत ज्यादा हर वक्त उसमें रहते हैं, स्वेटी रहते हैं, जो टाइट क्लॉथिंग पहन रहे होते हैं, या फिर ऑलरेडी वो ओबेस पेशेंट होते हैं, इनमें ये जॉकेज बड़ी कॉमन होती है जब इंग्वाइनल रीजन्स को। और इसका जो इन्फेक्शन है ना, वो टिपिकल वो नहीं दे रहा होता, जो लीजन है पूरा रेडिश एरिया ही दे रहा होता है। और अगर वो हाथ तो पैरों को इन्वॉल्व कर ले तो टीनिया पेडिस, अगर वो किसको इन्वॉल्व करे, नेल्स को इन्वॉल्व करे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टीनिया अंगियम, ungium. Okay, so this is what all about these tinea infections, which are like क्या, डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। और मैनेजमेंट भी हमने डिस्कस कर ली। आई होप कि आपको ये याद रहे, बहुत सिंपल है। अच्छा, एक चीज बस आपसे कभी कभी पूछी जाती है, आप, एक पेशेंट आया था अहमद, डॉक्टर अहमद डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, उसको टीनिया कॉर्पोरिस हुई थी। ठीक है, बहुत अच्छे से उसको हमने ट्रीट दिया, रिस्पॉन्स दिया, वो लीजन बिल्कुल ही खत्म हो गया था। अच्छा, पता है जब भी हम इसको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो पेशेंट को गाइड करते हैं कि जब आप क्रीम लगा रहे हो तो लीजन से 1 सेंटीमीटर तक दूर लगाओ, और लीजन जब तक गायब हो जाए उसके 1 हफ्ते बाद तक भी आपने थेरेपी कंटिन्यू रखनी है। ये नहीं कि छोड़ दो, क्यों, दे हैव अ वेरी हाई रिकरेंस रेट। But Dr. Ahmed had a patient who was very compliant with therapy, even after the जो रेश गायब हो गया फिर भी उसने थेरेपी कंटिन्यू की, बट ही इज अगेन प्रेजेंटिंग आफ्टर द 3 मंथ्स, दोबारा उसको वही इन्फेक्शन हो गया। तो व्हाट यू विल डू, ये माना जाता है इन द रिकरेंस पेशेंट मस्ट फाइंड you must physically examine that patient for maybe a nail fungal infection or tinea pedis infection। क्यों, क्योंकि वो छुपे हुए होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और यही लीजन्स क्या करा रहे होते हैं, रिकरेंस करा रहे होते हैं उन पेशेंट्स को जिनको हमने पहले ट्रीट किया हुआ था। ठीक है, तो ये बात आपको वैसे ही पता हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज टीनिया इन्फेक्शंस, बट एक सिर्फ हमारे पास रहती है, विच इज नोन एज टीनिया वर्साइकुलर, वर्सिकुलर। ठीक है, और ये प्योरली एक क्या है, डर्मेटोफाइट नहीं है, दिस इज अ यीस्ट, बट इसकी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट ऐसी होती है, तो इसको यहाँ पे रखा हुआ है। एंड हाउ डज इट प्रेजेंट, ये आपने कॉमनली बहुत देखी होगी। ओके, सो इन 18-year-old, or you can say that 25-year-old male patient presenting you in the month of July, maybe with a complaint of what? With a complaint of hyper and hypopigmented lesions on his upper chest and back. And he is saying that ये कब हुए थे, ये जो है वो अभी गर्मियों में जैसे ही स्टार्ट हुई गर्मियां, उसको ये डेवलप होना स्टार्ट हो गए, और इनके अंदर बहुत इचिंग भी हो रही होती है। जब आपने स्क्रैपिंग करके इसकी बायोप्सी ली, तो आपको पता है बायोप्सी पे क्या नजर आ रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, सॉरी, उस पे क्या नजर आ रहा होता है, स्पेगेटी इन नीट बाल अपेरेंस नजर आ रही है। तो मोस्ट लाइकली द डायग्नोसिस इज व्हाट, दिस टीनिया वर्साइकुलर या वर्सिकुलर
ठीक है, और ये क्या कर रही होती है, दिस हाइपोपिगमेंटेड या हाइपर पिगमेंटेड लीजन्स, और ये दिस लव ह्यूमिड एनवायरनमेंट, दिस लव क्या, जो हमारे क्या होती हैं, सीबम प्रोडक्शन वाले एरियाज होते हैं, वहां पे ये बहुत ज्यादा होती है। और ये क्या कर रही होती है पता है, एक्चुअली जो मेलानोजोम्स है ना, उनको जाके अरेस्ट कर देती है, और वो क्या अपनी प्रोडक्शन बंद कर लेते हैं। तो मे बी क्या होगा, हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स, या फिर मेलानोसोम्स को वो हाइपर एक्टिवेट कर लेती है, तो मे बी दिस कैन प्रेजेंट विथ व्हाट, हाइपर पिगमेंटेड लीजन्स। समझ में आ गई। और ये किन पेशेंट्स में होता है, जो कि हॉट ह्यूमिड एरियाज में रहते हैं, जिनका काम कोई सिक्योरिटी गार्ड है या इस तरह से कोई काम कर रहा है जिसका बाहर बहुत ज्यादा काम है, उन पेशेंट्स में ज्यादा हो रहे होते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या दे रहे होते हैं, आप जब भी जाओ इस तरह का पेशेंट, डॉक्टर उनको देता है सेलिनियम सल्फाइड का शैम्पू। वो क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं ऐसे लगाओ, फिर छोड़ दो, फिर थोड़ी देर बाद वॉश कर लेना, और वो देखते हैं कि विद इन 2-3 डेज उस लीजन के अंदर इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। वाई, दैट सेलेनियम सल्फाइड इज बेसिकली वॉशिंग दैट बैक्टीरिया आउट, और सॉरी यीस्ट आउट। ठीक है, और वो स्किन के एनवायरनमेंट को नॉर्मलाइज कर रहा होता है, एंड कंप्लीटली उसको ठीक करने के लिए वही आइट्राकोनाजोल, वही फ्लूकोनाजोल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज फंगल इन्फेक्शंस। अभी आप लोग ये देख लें डायग्राम, तो हम फर्दर आगे फिर बढ़े। ठीक है, तो अब आप डायग्राम खोलें। ये देखें भाई, अहमद मुझे बताएगा आज। अच्छा, कभी कभी क्या होती है, ये से मिली ना, ये दे रही होती है ये वाली, ये क्या बन रहा है, हाइफी बन रहा है। ठीक है, ये हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे ये पिक्चर नजर आ रही होती है। कभी कभी ये ए वाली पिक्चर, आप 3 पिक्चर्स देख लो, फर्स्ट एड के नीचे भी दी हुई है। ठीक है, फंगल हाइफी दिखाओ। ठीक है भाई, ये समझ आ गया। कभी कभी ये हाइफी नजर आ रही होती है हमें इस तरह से। ए में हसनैन उनको खोल के दो। दूसरा ये क्या है, छोटा बच्चा जो, ये इसको पेची जो है लॉस हो रहा है, व्हाट इज दिस, हाँ, टीनिया कैपिटिस। और व्हाट इज दिस, टीनिया क्रूरिस। ठीक है, आप लोगों से अभी तक वो भी नहीं खुला, मोबाइल में देख लो हसनैन। ठीक है, एंड थर्ड इज, ये जो डी हमें नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट, ये देखो इंग्वाइनल रीजन है। मैंने क्या बोला था, वो टिपिकल जो फंगल लीजन है उसकी तरह नहीं होता ये। दिस इज नोन एज टीनिया क्रूरिस। सही है। और आखिरी जो ई में है, दिस इज व्हाट, टीनिया पेडिस। और ये क्या हो रहे हैं, देखो हाइपर पिगमेंटेड लेजन्स, टीनिया वर्सिकुलर। और ये देखो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ये पूरे स्पगेटी हैं आपके, और फिर इसके अंदर क्या है, आपके मीट बॉल बन रहे हैं। सही है भाई। कभी कभी ना इनकी ये बायोप्सी दे, सॉरी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की स्क्रैपिंग दे देते हैं। ठीक है, ये वाली और हाइफी वाली देख लो, ये लाजमी आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं और ये बहुत ज्यादा टेस्ट होती हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर खोलें जो मैंने लीजन की दिखाई हुई है। जैन, हसनैन, अहमद। मैं ये इस वजह से व्हाट्सएप पे भेजता हूँ ताकि आप लोग इनको देख सको, इसलिए नहीं कि आप लोग बुक खोल रहे हो, वो खोल रहे हो, ये खोल रहे हो। ठीक है, प्लीज अब वो पिक्चर्स देख लो, आप भी दें। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट पिक्चर थी, वो देखो, दिस इज द टिपिकल लीजन। ये लीजन इस तरह से स्टार्ट होता है। इसकी देखो जो एलिवेशंस हैं वो एलिवेटेड होंगी, सॉरी जो क्या बोले, जो मार्जिन हैं वो एलिवेटेड होंगे। सेंटर में क्या होगा, क्लियरिंग होगी, और मे भी थोड़ी बहुत हमें स्केलिंग नजर आ रही होगी। ठीक है भाई, और रेडनेस भी ओवरऑल थोड़ी बहुत नजर आ रही। दिस इज द टिपिकल लीजन। और आई डोंट नो, फर्स्ट एड में इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं दी हुई डर्मा की। अगर आप नेक्स्ट पिक्चर देखो पेशेंट की बैक की, दिस इज द टिपिकल जो हमें नजर आ रहा होता है, हाइपोपिगमेंटेड लीजन देखो, ट्रंक का और पेचिस पे, पेचिस हमें नजर आ रहा है। ये क्या है, टीनिया
शाबाश, सही। अब देखो आप लोग जब इतना कंसाइजली मुझे भी जवाब दे रहे होते हो, इतना सब एक साथ होते हो, तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, सही है। तो अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो पिक्चर है वो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए क्या की, दिस इज व्हाट टीनिया कैपिटिस, क्योंकि आई नो बाद में जाके कोई भी नहीं देखता पिक्चर्स। अब बस ये फिर हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, बचत हो गई आप लोगों की। अब आप लोग इसको भले रीड दे दो, ठीक है। तो अब हम पेज को रीड दे रहे हैं, आई होप कि सबको समझ आ रहा है। Okay, so the next topic which we will discuss is on page number 489, and it is about autoimmune blistering disorders. और ये आप लोग मुझे पढ़ाओगे आज, क्योंकि हमने इनके बारे में बहुत डिस्कस कर लिया है। अहमद, अब बुक बंद कर ले सब, अब यहाँ सुन ले, ठीक है। तो इम्यून ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स के अंदर क्या हो रहा होता है, हमारे पास कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जहां हमारी अपनी आईजीजी एंटीबॉडीज थ्रू टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एक पर्टिकुलर किसको कनेक्शंस या बोले प्रोटीन्स को इन द स्किन क्या कर रही होती है, स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट कि एपिडर्मिस के अंदर कुछ हमारी क्या होती हैं, कनेक्टिंग प्रोटीन्स होती हैं, उनको ऑटो इम्यून बीमार जो एंटीबॉडीज हैं वो डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। और वो दो तरह के हमारे पास ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स के साथ पेशेंट आ रहे होते हैं, एक बुलस पेम्फिगोइड और एक पेम्फिगुस वल्गैरिस। अब ये क्या चीज है, देखो हमने जब एपिडर्मल लेयर्स पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, कि एक जो हमारे क्या होते हैं हेमीडेस्मोसोम्स क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को स्ट्रेटम बेसिलिस के साथ, ऐसे कनेक्ट किया हेमीडेस्मोसोम्स ने। और दूसरे हमारे जो ऊपर कॉर्नियम में स्पाइनोजम में सेल्स होते थे, उनको इंटरकनेक्ट करके रखते थे स्पेशलाइज्ड, क्या इनको क्या बोलेंगे कनेक्शंस, और ये क्या इनको बोलते थे सेल जंक्शंस, यू कैन से दैट, वो उनको हम क्या बोलते थे, उनको हम बोलते थे डेस्मोसोम्स। तो लेट्स कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स टुगेदर कि क्या होता है कि ये इन पेशेंट्स के अंदर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, इन द आईजीजी एंटीबॉडीज स्टार्ट अटैकिंग दीज सेल जंक्शंस। और अगर ये इन्वॉल्व करे किसको, दोज हेमीडेस्मोसोम्स, तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर बुलस पेम्फिगॉइड होगी। बुलस पेम्फिगॉइड कैसे होती है, टेंस बुलाए फॉर्मेशन हो रही होती है और म्यूकोजल एरियाज को इन्वॉल्व नहीं कर रहा होता। हाउ टेंस, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या है, क्या है स्ट्रेटम बेसिलिस है। अब यहां से जब होगा तो एक कॉमन सेंस की बात है, तो वो जो हमारी क्या बन रही है, जो बुलाए बन रहा है वो बहुत टफ बनेंगे, ठीक है। बट इट डज नॉट इन्वॉल्व म्यूकोजल मेम्ब्रेन, क्यों, क्योंकि दोज हेमीडेस्मोसोम्स कहां पे होते हैं, म्यूकोजल सरफेसेस पे नहीं होते। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, इसको म्यूकोजल सरफेसेस को बुलस पेम्फिगोइड नहीं इन्वॉल्व कर रहा। एंड एक और बीमारी होती है जिसको हम बोल रहे होते हैं पेम्फिगुस वल्गैरिस, उसके अंदर क्या हो रहा होता है, दोज डेस्मोसोम्स के डैमेज की वजह से, स्पेशली डेस्मोसोम्स की कौन सी प्रोटीन होती है, डेस्मोग्लेन 1 होती है, उसके डैमेज की वजह से क्या हो रहा होता है अहमद, बुलाए तो बन रहे होते हैं लेकिन इजली रप्चर फटने वाले बुलाए बन रहे होते हैं, एंड दे इन्वॉल्व म्यूकोजल मेम्ब्रेन आल्सो। एक तो ये, दूसरा सिवियर कौन सा ज्यादा होगा, म्यूकोजल वाला, क्योंकि वो बहुत वास्ट होता है। तीसरी बात आप लोग मुझे बताओगे कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस कैसे नजर आएगी, एक में आती है लीनियर, एक में आती है फिशनेट। फिशनेट अपेयरेंस आप बताओगे कि फिशनेट किस में आएगी, वल्गैरिस में, एंड लीनियर किस में आएगी, बुलस में। क्यों, खुद समझो आप लोग, ये लीनियर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वहां पे आके एंटीबॉडीज अटैक कर रही हैं, तो बुलस पेम्फिगोइड में जब लीनियर हो रहा है तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी लीनियर होगी। लेकिन उसमें क्या होता है, डेस्मोग्लेन के अगेंस्ट जो 1 के प्रोटीन क्या कर देते हैं, वो डेस्मोसोम सारे टूट जाते हैं और सेल पूरे बिखर जाते हैं, उसको हम क्या बोलते थे, एकेंथोलाइसिस। और उसकी वजह से क्या सेल इधर उधर होंगे पूरे,
तो हम क्या, जब इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे हमें क्या मिलेंगे, ऐसे नेट मिल रही होगी इस तरह से बनी हुई, और उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द फिश नेट अपेयरेंस। और इसके अंदर ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, ऑटो इम्यून है तो कोर्टिकोस्टेरॉइड एंड इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। और यंग में कौन सी होती है, दिस वल्गैरिस, और ओल्ड में कौन सी होती है, बुलस पेम्पिकॉइड। तो अब आप लोग आ जाओ, मैं पिक्चर आप लोगों को दिखा दूं। ये क्यों आसान हुई, क्योंकि हमने एनाटॉमी बहुत आती थी। और मैं कैसे याद करता हूं कि जो वल्गैरिस है ना, ठीक है, वो म्यूकोजल को अगर वो इन्वॉल्व कर रही है, तो आपको वैसे ही याद कर लो कि म्यूकोजा की स्किन बहुत नरम होती है, तो नरम होती है तो वो इजिली फट जाती है। ऐसे याद कर लो कि जो वल्गैरिस वाला फीचर था, वो क्या होता है, इजिली रप्चरेबल बुलाए बनते हैं। ठीक है भाई। अब आप देख लो इस पिक्चर को, ये पिक्चर हमें बहुत आसान कर देगी। देखें हो क्या रहा है। सबसे पहले ये पेम्फिगोएस वल्गैरिस है, उसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, एक मिनट। हाँ, पेम्फिगोएस वल्गैरिस के अंदर हमें क्या मिल रहा है, इस तरह से हमें रप्चर्ड छोटे से बुलाए मिल रहे हैं जो इजिली रप्चर हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात देखें कि उसके अंदर हेमीडेस्मोसोम्स, ये आपके बुक ने एक गलती की हुई है कि ये दीज आर नॉट हेमीडेस्मोसोम्स, दीज आर डेस्मोसोम्स। ठीक है भाई। तो आप में से कोई इनको बता दे कि दिस इज डेस्मोसोम्स, ये मैं भी भूल गया था। मुबशर आप उनको ईमेल कर दो। ठीक है, तो वो क्या हो रही है, कौन सी एंटीबॉडीज, दिस डेस्मोग्लेन, और ये क्या, ये टूट रहे होते हैं सारे। तो देखो क्या एकेंथोलाइसिस हो रही है इस टूटने को, और इस तरह से टूटते हैं, तो यहाँ पे देखो ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस, जब ये एंटीबॉडीज होंगी इस तरह से, तो हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे अल्टीमेटली ये क्या मिल रही है, दिस फिश नेट अपेयरेंस मिल रही है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे देखो एंटीबॉडीज बहुत आसान हेमीडेस्मोसोम्स होते हैं यहाँ पे, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऊपर कौन सी है, स्ट्रेटम बेसिलिस है, वहां पे आके एंटीबॉडीज बन रही हैं। तो ऑलमोस्ट दिस इज व्हाट, दिस इज लीनियर हमें मिल रही है, कोई इतनी खराब नहीं। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहे हैं, देखें। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये एक बुलस है, एक जो है वो पेम्फिगुस वल्गैरिस है। और अब देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इन्वॉल्व कर रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन को, और स्किन देखें कितनी ऊपर हमें लेयर मिल रही है। ठीक है, तो उस लेयर की वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा होता है, ये जो बुलाए बन रहे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत थिक होते हैं, दे आर नॉट इजी टू रप्चर। बस यही सीखना था, यही सिखाना था। दिस वॉज ऑल अबाउट दीज बुलस डिसऑर्डर्स। अगर हम दूसरी पिक्चर्स देखना चाहें, नेक्स्ट देखें। दिस इज वॉट, देखें ये टेंस बुलाए हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये रप्चर तो होंगे, खत्म तो होंगे ना, वो रप्चर्ड वो दिखा रहा है एक। ये वाला देखें, अब आप समझेंगे। ये देखें, ऑलमोस्ट सारे रप्चर्ड हैं, ये म्यूकोजल एरिया को भी इन्वॉल्व कर रहा है, और इस तरह से। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज ब्लिस्टरिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। और अब आज का हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप लोग सिर्फ इसको रीड दे दें। वो बहुत आसान टॉपिक है, आखिरी टॉपिक। This topic is on page number 49. We will be discussing about the cutaneous ulcers. और ये बहुत आसान है, जल्दी हो जाएगा। क्या हुआ, 491, मैंने क्या बोला? ओके ओके, कोई बात नहीं है सर, बस आखिरी टॉपिक है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये आखिरी टॉपिक कराना है आज। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। दिस इज वेरी इजी एंड कॉन्सेप्चुअल है, तो आप लोगों को मजा भी आएगा। चलो आप देख लो अब इधर। देखें, कुटेनियस अल्सर हम किसको बोलेंगे कि जिसमें क्या हो, देयर इज एपिडर्मल लॉस अप टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इरोजन में क्या होता था, मे बी थोड़ा बहुत कुछ लेयर्स एपिडर्मिस की लॉस होती थी, सबसे पहली ये बात। अब कुटेनियस अल्सर्स कॉमनली किस वजह से हो रहे होते हैं, हमें ट्रॉमा वगैरह लग रहा होता है, हमें कोई ऐसी नोकीली चीज लगती है, इस वजह से हो रहा होता है ना। बट इफ वी से कि पैथोलॉजिकल कुटेनियस अल्सर्स कब हो रहे होते हैं, तो उसके फिर हमारे पास तीन चार टाइप्स हैं। वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किन पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं, ये हमें समझना है। एंड वी हैव लाइक अ वास्ट वैरायटी ऑफ अल्सर्स। उसमें से एक है वीनस अल्सर, आर्टीरियल अल्सर है,
प्रेशर अल्सर है एंड न्यूरोपैथिक अल्सर है। अब ये कैसे होते हैं, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। देखो, जो वीनस अल्सर्स होते हैं, वी विल गेट अ केस लाइक अ 45-year-old सेल्समैन आपके पास आ रहा है, हु इज ओबेज, ओवरवेट पेशेंट, प्रेजेंटिंग विद अ कंप्लेन ऑफ व्हाट, उसको क्या हो रहा है, एक अजीब सा अल्सर बन रहा है, या वो बोल रहा है देयर इज अ लाइक लॉस ऑफ स्किन। कहां पर हो रही है उसकी, मीडियल साइड ऑफ द लोअर लेग पे हो रही है। तो वो बोल रहा है मुझे बहुत अरसे से क्या होता है, भारी भारी फील होता है मेरी लेग्स में। जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तो देयर इज अ स्वेलिंग ऑफ द बोथ काफ मसल्स, टीलन एंजेटेरियाज, कैपिलरीज, आपको वेरिकोज वीन्स नजर आ रही हैं उसकी। और जहां पे उसका जो छोटा सा अल्सर है ना, वो बहुत ही थोड़ा सा इरेग्युलर, एक्सुडेटिव और अंडरमाइन एजेस वाला आपको अल्सर लग रहा है। ठीक है, बल्कि शेलो सा अल्सर, नॉट अंडरमाइन वाला। अब व्हाट इज दिस व्हाई दिस इज हैपनिंग। देखो, दिस इज द टिपिकल केस ऑफ अ वीनस अल्सर। और ये किस तरह से हो रहा होता है, देखो, ये उन पेशेंट्स में हो रहा होता है जिनको क्या हो, देयर इज वीनस इनसफिशिएंसी। अब व्हाई वीनस इनसफिशिएंसी इज कॉजिंग दिस अल्सर, एज वी नो कि हमारे जो पैर के जो लेग्स हैं सबकी क्या होती हैं, ये वीनस वॉल्व्स होते हैं। और जो आर्टीरियल ब्लड होता है वो पूरा बेक फ्लो के थ्रू उन वीनस वॉल्व्स के थ्रू क्या जा रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, और कोई स्ट्रेसेस, कोई एडिमा नहीं होती है। ठीक है, पहली बात ये। अब क्या होगा, एक पेशेंट है जिसकी क्या है, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग है। एक पेशेंट है जिसको वेरिकोज वीन्स है। एक पेशेंट है जो ओबेस है। अब क्या होगा, अल्टीमेटली वो क्या होगी कि वो वेरिकोस्टीज की वजह से, उस वीनस स्टेसिस की वजह से वहां क्या होगा, ब्लड की पूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और अल्टीमेटली वो ब्लड कहाँ लीक आउट करेगा, टिश्यू स्पेसिस में, विच विल लीड टू व्हाट, विच विल लीड टू, क्या होगा, एडिमा होगी। और क्रोनिकली वो क्या करेगी, वहां पे जो आरबीसी टूटेंगे तो वो पूरी रेडिश स्किन बन जाएगी, और उसको हम बोलते हैं, आरबीसी टूटने की वजह से जो रेडिश स्किन हो रही है उसको हम बोलते हैं एक टाइप ऑफ डर्माटाइटिस विच इज नोन एज स्टेटिस डर्माटाइटिस। क्या हुआ, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, वीनस स्टेसिस, एक्सुडेशन ऑफ द फ्लूइड, एडीमा, आरबीसी भी उसमें थोड़े बहुत होंगे, उनका लॉस, टूटे वो वहीं पे, एब्जॉर्ब नहीं हुए, डर्माटाइटिस हुई। अब भी इसने क्या किया, उसको ट्रीट नहीं किया, ड्यू टू दैट प्रोलॉन्ग्ड स्टेसिस क्या होगा, देयर विल बी नेक्रोसिस ऑफ द स्किन। और ये बना रहा होता है हमारा वीनस अल्सर। और ये क्या होता है, इरेग्युलर सा होता है। वाई, बिकॉज हमारी कैपिलरीज कोई एक स्पेशलाइज जगह पे तो नहीं है ना, स्टेसिस तो पूरी काफ के मसल्स में हो रही है। इरेग्युलर हुआ, एक्सुडेटिव क्यों हुआ, क्योंकि दिस स्वेलिंग वाज फुल ऑफ व्हाट, टिश्यू फ्लूइड। और यहां पे ही क्यों हो रहा है, मीडियल मेल्युलस पे, मीडियल साइड ऑफ द लोअर लेग पे क्यों। वाह, सरफेस तो लेटरल भी है, आगे भी है। सम वॉट आप सही बोल रहे हो, प्रेशर ज्यादा। देखो, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे हो रही होगी, जो अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहा होगा, वो क्या, दिस पेड़ के बिल्कुल ऊपर वाले एरियाज है ना। तो अगर हम वीनस सिस्टम को याद करें, सबसे ज्यादा वीनस जो कैपिलरीज और वीनस सिस्टम होता था, वो मीडियल साइड ऑफ द लेग होती थी ना। इसी वजह से दीज वीनस अल्सर्स आर कॉमन कहाँ पर, टू द मीडियल साइड ऑफ द लेग। ये समझ आ गया, दिस वाज ऑल अबाउट वीनस अल्सर। आपको रिस्क फैक्टर्स आ गए, आपको प्रेजेंटेशन आ गई, क्यों हो रही है ऐसी प्रेजेंटेशन ये भी समझ आ गया। अब एक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव, स्मोकर, हैविंग हाइपरलिपिडीमिया। उसके अंदर क्या होती थी, अगर हम सीवीएस से याद करें, उसके अंदर एथीरोस्क्लेरोसिस होती थी, छोटी आर्टरीज के अंदर आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस होती थी। और अगर वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या एथीरोस्क्लेरोसिस क्या इन्वॉल्व करे, उन जगहों को इन्वॉल्व करे जो एंड आर्टरीज हैं, तो अल्टीमेटली वो क्या कराएगी, उन जगहों की नेक्रोसिस कराएगी। और वो जगह कौन सी हैं, जो हमारे टोज हैं, फिंगर की एंड्स हैं, यहाँ पे क्या है, दीज आर द एंड आर्टरीज। और इन पेशेंट्स के अंदर क्या बन रहा होता है,
ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी की वजह से, जो क्रोनिक रिड्यूस ब्लड सप्लाई की वजह से एक अल्सर बन रहे होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर दी आर्टीरियल अल्सर्स। और आर्टरी आपको पता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे सप्लाई कर रही होती है, तो ये अल्सर हमें किस तरह से नजर आ रहे होते हैं, पंच्ड आउट। और दूसरा, इसमें क्या हो रही है, डायरेक्टली ऑर्गन की इस्कीमिया हो रही है। सही है रोमान, क्या हो रही है ऑर्गन की, या उस जो टो है उसकी इस्कीमिया। तो एक बात आपको याद हो कि हमेशा आर्टीरियल अल्सर्स में क्या होता है, सिवियर पेन होता है। एक मेन कैरेक्टरिस्टिक, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है आर्टीरियल अल्सर्स के अंदर। और अगर अचानक से वो पूरी आर्टरी ही बंद हो जाए तो वो दिस कैन लीड टू क्या, अक्यूट लिम्ब इस्कीमिया भी हो रही होती है पेशेंट के अंदर। और दूसरा, इस पेशेंट के अंदर हमें क्या फाइंडिंग मिलेगी, उस टो की हमें साइनोसिस मिल सकती है, उस पैर के अंदर हमें डिक्रीज पल्स मिल सकती है, उस लेग के अंदर डिक्रीज हेयर ग्रोथ मिल सकती है, शाइनी सा लेग मिल रहा होता है। ये सब क्यों हो रहा होता है, ड्यू टू दैट डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू दैट लिम्ब। ये सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आके टो को ही इन्वॉल्व कर लिया, नहीं, उस पेशेंट के अंदर वास्ट एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही होती है। ठीक है, और इसके अंदर ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, एंटीप्लेटिलेट ड्रग्स। और अगर अक्यूट लिम्ब इस्कीमिया है, फिर आप क्या करोगे, आपकी सर्जरी के अंदर टॉपिक है, एम्प्यूटेट कर दो सर, वाह डॉक्टर साहब, इस्कीमिया है तो जल्दी से आप एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करोगे ना, लिम्ब बचाओगे डॉक्टर साहब, या आप एम्प्यूटेट कर लोगे। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई, अक्यूट लिम्ब इस्कीमिया ऐसे मैनेज होती है। और आपको आर्टीरियल अल्सर भी समझ आ गया कि पंच्ड आउट क्यों है। अब आता है आपका कौन सा, न्यूरोपैथिक अल्सर। न्यूरोपैथिक अल्सर किन में हो रहा होगा, कोई बताएगा। शाबाश, डायबिटिक पेशेंट्स में, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी में, जो लेप्रोसी के पेशेंट हैं, यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देयर इज डिक्रीज सेंसेशन टू द डिस्टल लिम्स, वो हमने बहुत अच्छे से इंडो में पढ़ा है, वो हो रही होती है। एंड अल्टीमेटली देखो, प्रोपियोसेप्शन सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि हमारी मूवमेंट को गाइड करे। आप जब एक पैर रख रहे होते हो, तो अल्लाह का ये निजाम है कि ये पैर जब आप रख रहे होते हो तो पूरा एक प्रेशर बैलेंस हो रहा होता है, कि भाई ये हिस्सा इतना आना चाहिए, ये इतना। ये कैसे हमें पता चलता है, प्रोपियोसेप्शन से। आप देखते हो कभी कोई नोकीली चीज पैर के किसी ऐसी जगह पे लग जाती है, चप्पल थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, तो हमें किस तरह से ऑकवर्ड सा फील होता है ना। तो जो हमारी क्या है, जो प्रोपियोसेप्शन है, जो सेंसेशन है, ना सिर्फ हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है ट्रॉमा से, बल्कि वो एक बैलेंस्ड अप्रोच दे रही होती है, बैलेंस्ड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है जब हम चल फिर रहे होते हैं। तो जिस पेशेंट के अंदर वो खराब हो जाएगी, उसके अंदर दो मसले होंगे। जब जब उसको ट्रॉमा होगा उसको पता ही नहीं चलेगा, तो क्या होंगे डेवलप, नॉन हीलिंग सोर्स। और इन पेशेंट के अंदर क्या होगा, हीलिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। क्यों, ऑलरेडी वो वेस्कुलर की वजह से कंप्रोमाइज होंगे, और उनको पता भी नहीं चलेगा, वो सोर इतना बड़ा हो चुका होगा। तो दीज ड्यू टू डिक्रीज सेंसेशन की वजह से जो अल्सर्स बन रहे होंगे, वो कौन से होते हैं, न्यूरोपैथिक अल्सर। अब आप लोग बताओगे ये कहाँ पे होंगे मोस्ट कॉमनली, फुट पे, कौन सी जगहों पे, जो बोनी प्रोमिनेंस की जगह है। देखो, वो जब पैर लगाएगा नीचे, उसको समझ ही नहीं आएगा प्रेशर कैसे वो बैलेंस हो, समझ में आ रही है। तो ज्यादातर ये द हेड ऑफ द जो मेटाटार्सल है, वहां पे हो रही होती है, हील में ये अल्सर हो रहे होते हैं। ऐसे चोट तो आगे लग रही होगी ना, टिप ऑफ द टो पे, हील पे क्यों हो रहा है, ड्यू टू देट इश्यूज। इसी वजह से, इस प्रेशर पॉइंट्स के बैलेंस खराब होने की वजह से, उस पैर के अंदर हमें एक और चीज मिलती है, जिसको हम बोलते हैं चारकोट न्यूरोपैथी। ये क्या चीज है, नहीं नहीं, चारकोट ट्राइड अलग है, नहीं, अल्सर अलग चीज है। अल्सर तो हमने पढ़ लिया ना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हील हो रहा, हील पे क्यों हो रहा है। इस फुट को जब आप देखोगे, तो यू विल सी द डिग्रेडेशन ऑफ द बोन्स, यू विल सी द एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द फुट, you will see the callus formation due to chronic trauma to the bones, to the ligaments of the feet. This is the typical feet of chronic
जो पेशेंट जिनकी क्या है, क्रोनिक हिस्ट्री ऑफ द डायबिटीज है, उनके अंदर क्या होता है, इस बैलेंस के खराब होने की वजह से पूरे बोन क्या हो जाते हैं, नेक्रोज्ड, फाइब्रोज हो जाते हैं, और उस फुट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज चारकोट आर्थ्रोपैथी ऑफ द व्हाट, डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि फुट को इन्वॉल्व कर रही होती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो न्यूरोपैथिक अल्सर के अंदर हमें और क्या मिल रहा होगा पेशेंट के अंदर, चारकोड आर्थोपैथी। न्यूरोपैथिक अल्सर कैन लीड टू व्हाट, दिस सेल्यूलाइटिस, जो भी हमने इन्फेक्शन पढ़े, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। और उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, हम देखते हैं नेक्रोटिक मटेरियल है वो साफ करो, एंटीबायोटिक्स दो, और पेशेंट को क्या बोलेंगे, अहमद क्या करो, अपना ग्लूकोज कंट्रोल अच्छा रखो। ठीक है, अब आखिरी अल्सर आता है विच इज प्रेशर अल्सर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, डी क्यूबाइटस अल्सर भी बोल रहे होते हैं। वो क्यों होगा, इनको हम बेड सोर्स भी बोलते हैं, इनको हम प्रेशर सोर्स भी बोलते हैं। ये किन में हो रहा होगा, देखो हमें अल्लाह ने क्या सलाहियत दी है कि हम बार बार मूव हो रहे होते हैं, बार बार हिल रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं। जो आईसीयू के पेशेंट होते हैं, जो लॉन्ग बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर क्या इशू होता है, वो प्रोलॉन्ग बेड रेस्टिंग की वजह से वो स्किन उनकी क्या कंटिन्यूअसली ऐसे दब रही होती है, और क्या होता है, उस एपिडर्मिस को ब्लड सप्लाई जाना कम हो जाती है उस दबने की वजह से। एंड अल्टीमेटली वो स्टार्ट करते हैं क्या डेवलप करना, प्रेशर सोर्स डेवलप करना। और इनके 4 स्टेजेस होते हैं, रोमान आपकी सर्जरी के बुक के अंदर लिखे हुए हैं। 4 स्टेजेस कैसे होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, रेडनेस होती है, नॉन ब्लेंचिंग रेडनेस होती है, लेवल 1। लेवल 2, डर्मिस एपिडर्मिस। लेवल 3, डर्मिस एंड सबकुटेनियस टिश्यू। और लेवल 4 में इतना डीप हो जाता है कि फेशियाज इन्वॉल्व होने लगते हैं और नेक्रोटिक मटेरियल होने लगता है। और ये किस में होता है, बेड सोर्स में। इन पेशेंट्स में जो बेड रिटन, जो आईसीयू, जो एल्डरली पेशेंट होते हैं। ठीक है, समझ आ गई। और ये किस तरह से होते हैं, ये इनकी एक खास बात है कि ये नॉट बोनी पार्ट्स, ये कहाँ पे होते हैं, जहां हम सो रहे हो, जो प्रेशर एरियाज हैं, जैसे सेक्रम है, जैसे स्चियम है, ज्यादातर इन जगहों पे। और जैसे कैल्केरियम है, जो आपकी हील की जो पूरी जो टिप आप सो रहे हो वो लग रही है, वहां पे हो रही है कैल्केनियम। ठीक है, ये बोल रहे हैं आप, सही है। बोनी पार्ट्स हो गए ना, लेकिन जो आपके प्रेशर पे जब आप सो रहे हो तो ज्यादातर पेल्विक बोन है और हील का बोन है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेशर, द न्यूरोपैथिक, द वीनस, द आर्टीरियल अल्सर्स। अब आप इसको रीड दे दो, कोई भी ये नहीं छोड़ेगा क्या मीटिंग, पहले रीड देंगे एक। अच्छा, हम पिक्चर दिखा दें, मैं पिक्चर भूल जाता हूँ दिखाना। अब देखो हमने क्या कोशिश की है कि इनको हम कैसे पढ़ें, विद द हेल्प ऑफ, हमें समझ आए कि ये न्यूरोपैथिक क्यों है, इस जगह पे क्यों हो रहा है, इस जगह पे ये क्यों हो रहा है। देखो ये कौन सा है, दिस इज अ न्यूरोपैथिक अल्सर। ये देखो ये चारकोट आर्थोपैथी है, वो फुट देखो बिल्कुल सीधा हो गया। नेक्स्ट वाला, हाँ ये, इसके फुट का देखो पूरा कर्वेचर ही पूरा चेंज हो गया है, केलस फॉर्मेशन हो रही है ड्यू टू क्रोनिक ट्रॉमा, आज पूरी कोलेप्स हुई है। जब आप इस फुट का एक्सरे देखोगे तो पूरे बोन्स की डिस्ट्रक्शन मिल रही होगी। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे देखो नेक्रोटिक सा, यहाँ पे न्यूरोपैथिक अल्सर मिल रहा है। ये ऊपर क्यों हो रहा है, ये अलग सवाल है। ठीक है भाई, सही है ये बात। और ये पहले वाली, अब देखो ये टिपिकल जो टार्सल के उस पे है, शार्पली डिमार्केटेड एराइथ्रीमेटस अल्सर ऑन द प्लांटर सरफेस, पहले वाला। और तीसरे वाली पिक्चर देखो, ये कौन सा अल्सर है, कोई बताएगा। हाँ देखो ये स्टेसिस अल्सर है, या फिर हम वीनस अल्सर हम बोल रहे हैं। देखो ये कितना एग्जुडेटिव है, कितने इसके इरेग्युलर बॉर्डर्स हैं। और साथ में ये जो इराइथ्रीमेटस स्किन हो रही है रेड रेड सी, ये क्यों हो रही है पूरी, दिस इज व्हाट, स्टेसिस डर्मेटाइटिस। और क्या हो रही है, एडिमा भी साथ में हो रही है इस पेशेंट के अंदर। आपकी बुक ने हमें क्या दिए हुए हैं, ये वाले, आपकी बुक ने बहुत अच्छा हमें दिया हुआ है, कौन सा, ये देखो एंड ऑफ द फुट पे क्या हो रहा है, बी में, ये कौन सा है, आर्टीरियल है। ठीक है, और पहले वाला कौन सा है, देखो हमें समझ आ रहा है देख के ही कि दिस इज वीनस अल्सर, ये वाला वीनस
हमें स्ट्रेसिस डर्माटाइटिस भी यहाँ पे नजर आ रही है। और दिस इज व्हाट, ये जो सी वाला है, दिस इज न्यूरोपैथिक अल्सर। देखो टिपिकल फर्स्ट मेटाटार्सल के नीचे हो रहा है। और ये वाला कौन सा है, डी क्यूबिटस या प्रेशर, या जो भी आप इसको नाम दो, बेड सोर भी नाम दे सकते हो। ठीक है, ये समझ आ गए सारे अल्सर्स। अच्छा, इसमें बस अगर मैं बोलूं, आपने एक चीज अगर इसके अंदर याद रखनी है तो भाई प्लीज याद रखना कि जो आर्टीरियल अल्सर होता है वो पंच्ड आउट होता है, जो वीनस अल्सर होता है वो इर्रेगुलर एक्सुडेटिव शेलो अल्सर होता है, और जो हमारा कौन सा है, न्यूरोपैथिक अल्सर होता है, वो अंडरमाइन एजेस के साथ होता है। अंडरमाइन एजेस का क्या मतलब होता है, वो सिर्फ मैं आखिरी बात आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर समझा दूं। हमारा एक स्टूडेंट जीशान बोर हो रहा था, उसने कहा था खत्म कर दो, तो सॉरी जीशान। आप एक चीज देखो, ये सी वाली पिक्चर में, ये देखो आपको क्या दिख रहा है, ये जो बाहर वाली जगह है वो बहुत छोटी है। समझ में आ रही है, जो लेयर है, जो हमें ओपनिंग नजर आ रही है वो छोटी है, लेकिन अंदर देखो तो अल्सर अंदर बहुत बड़ा है। ये क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि जो नेफ्रो, ये जो क्या नाम है, नॉट नेफ्रोपैथी, दिस न्यूरोपैथी क्या हो रही होती है, क्रोनिकली क्या हो रहा होता है, इस पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा होता है, और अंदर पूरा टिश्यू डैमेज हो जाता है, और अल्टीमेटली जब वो बाहर निकलने लगता है तो पेशेंट को क्या नजर आता है, छोटा सा अल्सर। लेकिन अंदर पूरा क्या हो चुका है, उस प्रेशर, क्रोनिक प्रेशर की वजह से वास्ट टिश्यू डैमेज हो चुका है। इस वजह से ये अल्सर कैसे होता है, क्रोनिक न्यूरोपैथी वाला या डायबिटिक न्यूरोपैथी वाला, अंडरमाइन एजेस की तरह। अंडरमाइन एजेस मतलब एजेस इतनी आगे तक आ रही हैं, लेकिन अंदर आप देखो तो बहुत ज्यादा बड़ा अल्सर है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अभी सिर्फ आप लोग रीड दे दें टू द पेज नंबर 491। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गया होगा।